नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकिंग में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, संख्या पद्धति मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसका कौन सा टॉपिक होगा हमारा, मैथ का होगा। मैथ का ही टॉपिक है पहला, संख्या पद्धति। आज संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट लेके समझने का प्रयत्न करेंगे। संख्या पद्धति क्या है क्या नहीं है धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं संख्या पद्धति। ध्यान देना दोस्तों, संख्या पद्धति जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। मतलब वो सिस्टम, वो सारे के सारे नंबर जिसको हम जिसको हम कोई भी संख्या लिखते वगैरह हैं, ये सारी की सारी संख्या वो संख्या पे ही डिपेंड करती हैं, जिसे कहते हैं दार्शनिक संख्याएं। वो 10 संख्याएं कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं दार्शनिक संख्याएं। इन्हीं संख्याओं से सारी की सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, इनको कहते हैं दार्शनिक संख्याएं। तो हमारा आज टॉपिक जो है वो संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। क्या होता है संख्या पद्धति? संख्या पद्धति को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है वास्तविक संख्याएं और दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक संख्याएं। ध्यान देना दोस्तों, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, समझने के लिए हम एक लाइन में समझ सकते हैं। वास्तविक संख्या वो सारी की सारी संख्याएं हैं जिनको हम नंबर लाइन पे या नंबर रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान देना, वास्तविक संख्या वो सारी की सारी संख्याएं हैं जिनको हम नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन पे, भाई जिसको हम लाइन पे दर्शा सकते हैं। वो एक लाइन दी गई जिसके सारे नंबर को हम दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, वो एक काल्पनिक संख्याएं हैं। मतलब जो कोई संख्या ही नहीं है लेकिन उसे एक हम अलग श्रेणी में रख देते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं, जैसे कि हम बात करें सारी की सारी जितनी भी हैं जो नंबर लाइन पे दर्शाई जा सके, जैसे कि कुछ भी संख्या हो, कुछ भी कितनी भी, जैसे 1 2 5/3 8 9 -3 -2 कोई भी संख्या है वो सारी की सारी वो वास्तविक ही संख्या होगी। सिर्फ कौन सी संख्याओं को छोड़ के, उन संख्याओं को छोड़ के, जैसे कि अंडर रूट में -21, अंडर रूट में -36, वो 37, अंडर रूट में -28, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या होती है। क्योंकि रूट में -1 लगा हुआ है, ऐसी संख्या कभी हमने न देखी है न उस चीज को देखते हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद एक और स्टेप है, वो क्या है, थोड़ा हम आपको, वैसे वो चैप्टर 12th में है लेकिन हम आपको थोड़ा हल्के से उसकी एक झलक दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो क्लास 12th में है, एक चैप्टर पूरा दिया गया है, जिसको हम किस रूप में लिखते हैं, a+ib के रूप में लिखते हैं। यहाँ a क्या है हमारा, ये हमारा वास्तविक संख्या होगी, और b क्या है, ये हमारी b के साथ i लगी होगी, ये हमारी कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 5 + 3i, ये संख्या हमारी कैसी है, सम्मिश्र संख्या है। कौन सी है, सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या मतलब देख रहा, सम्मिश्र संख्या का प्रमाण जब हम परिणाम निकालते हैं तो वो क्या होता है, परिणाम जो होता है वो क्या, अंडर रूट में a² + b², क्लास 12th में पढ़ा होगा। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू, भाई a की वैल्यू यहाँ से ये होगी, b की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, दोनों जब निकालेंगे तो सीधा कितना है, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 34 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो सम्मिश्र संख्या होती हैं, जो क्लास 12th में दिया गया है, लेकिन इसको मैंने हल्के से आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया है।
ये दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, अभी तक ध्यान रखना, संख्या पद्धति को दो संख्याओं में विभाजित किया गया, एक वास्तविक संख्या होंगी और एक काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं जिनकी कोई संख्या ही नहीं होती, बस उनको एक अलग श्रेणी में रख दिया गया है, काल्पनिक है, उनसे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये वास्तविक संख्या जी अपने आप में इतना विस्तार है, इतना विस्तार दिया गया है, इसी में सारी की सारी डिटेल दी गई है। तो अब वास्तविक संख्याओं को ही हम दो भागों, अब इसको समझ रहे हैं, ये सारी की सारी इसी में है, वास्तविक संख्या में ही अब हम पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को दो भागों में डिनोट किया गया है। पहली क्या है हमारी परमेय संख्या, और दूसरी क्या है हमारी दूसरी है हमारी अपरमेय संख्या। ध्यान देना दोस्तों, वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है परमेय संख्या और एक है हमारी अपरमेय संख्या। दो हो गई, परमेय और अपरमेय। ध्यान देना, परमेय संख्या क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, लेकिन Q की वैल्यू कितनी, 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, 3/2, ठीक, 8/5, ठीक, और कभी 5 लिखा दिया दिखाई दे वो भी, 0.3। अब देखिए 5 के नीचे हम बटे में एक तो मान ही सकते हैं, किसी के भी संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। 0.3 दिया गया, जब हम दशमलव इसको हटाएंगे तो नीचे एक अंक बाद दशमलव है तो 10 बढ़ जाएंगे, तो ये भी हमारी क्या भाई अंश बटे हर के रूप में लिखी है, मतलब दशमलव वाली भी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसी के साथ हम जैसे कि -2/3, ये माइनस वाली संख्या आ जाती हैं। जो भी दिया जाए, 8, -3, -26, ये सारी की सारी, मतलब वो सारी की सारी संख्याएं होंगी जो परमेय संख्या होंगी, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी होंगी। अगर हम इसके नीचे में 1 कर दें तो ये P अपॉन Q के रूप में हो जाएंगी, और Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी, 0 नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा परमेय संख्याएं हमने आपको बता दी। ध्यान देना, केवल कुछ नहीं देना है आपको, केवल विशेष तौर पे इस चीज पे ध्यान देना है कि P अपॉन Q के रूप में लिखियो और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक अगर दे दी जाए जैसे कि 5 पूछ लिया जाए ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो ध्यान देना 5 के नीचे हम किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये किस रूप में हो गई, P अपॉन Q के रूप में हो गई, तो परमेय संख्या हो गई हमारी। और कभी इस प्रकार से कह दे जैसे कि 0.6, ये कौन सी संख्या है, तो देखिए 0.6 को जब हम दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे कितने 10 हो जाएंगे, तो कितना 3/5 हो जाएगा, तो ये भी हमारी क्या P अपॉन Q के रूप में हो गई, तो ये भी हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। तो इसको हम कहाँ डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर तो दर्शा ही सकते हैं। ठीक है, अब अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट ना निकले, स्क्वायर रूट ना निकले और क्यूब रूट भी ना निकले, जैसे कि √18, √37, कुछ भी जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, जिसके बारे में हम कुछ कर ही ना पाए। ठीक है, और जैसे कि 5 + √21, 5 + √21, ये भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हो गया। और कुछ भी जो स्क्वायर रूट में होनी चाहिए लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे कि √50 भी ले सकते हैं। ठीक है, 50 नहीं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं √51 भी हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट में होना चाहिए और उसका रूट बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर आ जाएगी कोई संख्या रूट के तो वो किस में आ जाएगी, हमारी परमेय संख्या में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, जैसे कि दिया जाए √16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, ये बाहर आ जाएगा 4, जब 4 बाहर आ जाएगा तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 4/1, जी हमारी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं क्या होंगी? अब हम परमेय संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं। परमेय संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब परमेय तो बता दिया मैंने, ध्यान देना। अब परमेय संख्याएं जो रूट में ना हो, जो क्या होनी चाहिए, रूट में ना हो, अंडर रूट में हो, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब न लिख ले, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? हमारी अपरमेय संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब परमेय संख्याओं की बात करें, परमेय संख्याएं क्या होंगी? परमेय संख्याओं को मैंने दो भागों में इसको डिनोट किया है, एक हमारी भिन्न यानी फ्रैक्शन और एक हमारा पूर्णांक। ध्यान देना, ठीक है, भिन्न और पूर्णांक, इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न क्या होती है? जैसे कि भिन्न कोई भी क्या होती है, P अपॉन क्यू के रूप में लिखियो, क्या P अपॉन क्यू के रूप में लिखियो, और क्यू की वैल्यू 0 ना हो तो वो क्या होती है? भिन्न होती है। देखिएगा दोस्तों, समझिए यहाँ से, जैसे कि लिखा हुआ है 3 अपॉन 5 या 6 अपॉन 7, कुछ भी लिखा हो, 1 अपॉन 2, ये सारी की सारी क्या भिन्न ही है, हमारी भिन्न है। ध्यान देना इस चीज पे। एक चीज और बता दें आपको, ये भिन्न जो होंगी वो हमारी क्या होंगी? उचित भिन्न होंगी। ये भिन्न कौन सी होंगी? हमारी उचित भिन्न होंगी। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान देना, ये हमारी जो भिन्न है उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है वो हम आपको एक लाइन में बताने का प्रयत्न करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनका जो भिन्न एक से कम होनी चाहिए, जो भिन्न क्या होनी चाहिए? एक से कम होती है, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान देना, इन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जो एक से बड़ी हो। इसको हम देखो यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि लिखा हुआ है 3 अपॉन 2 और 7 अपॉन 5, जो भी है, कुछ भी जिसको हम मिश्र भिन्न के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 5, 9 अपॉन 3, तो इन भिन्नों 9 अपॉन, सीधा सीधा कट जाएगा, सीधा फ्रैक्शन हो जाए, 9 अपॉन 4 कर सकते हैं। तो ये भिन्न क्या होंगी? हमारी अनुचित भिन्न होंगी। कौन सी? अनुचित भिन्न होंगी। अनुचित मतलब इन प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका क्या होगा? ये भिन्न क्या होंगी? एक से, देखिएगा दोस्तों, एक से छोटी होंगी, और ये भिन्न क्या होंगी? एक से बड़ी होंगी। ध्यान देना, दोनों फ्रैक्शन है। यहाँ क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है एक सीक्वेंस में कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्रैक्शन उचित भिन्न है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, या निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इन प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है। यहाँ से ही पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है कि एक सीक्वेंस में दे दिया जाए और कहते हैं इसको आरोही क्रम में लगाओ, या अवरोही क्रम में, या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा रखिएगा, या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा। और कभी ये भी कह देते हैं ये कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है या कौन सी लोएस्ट फ्रैक्शन है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आए भी हों, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो पुलिस हो, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। अब भविष्य की बात नहीं बता रहे हम, प्रेजेंट टाइम पे जो पास्ट में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई उचित भिन्न में ही बता दी आपको, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक ध्यान देना, पूर्णांक क्या होते हैं? जो 0 से +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक, और इधर -1 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी ये पूर्णांक होते हैं। ध्यान देना, पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हों और ऋणात्मक संख्याएं भी हों, लेकिन स्टार्टिंग जो उसका मिडिल पॉइंट होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। धनात्मक संख्याएं क्या होंगी? वो राइट हैंड की तरफ होंगी, और ऋणात्मक संख्याएं हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ होंगी। पूर्णांक की बात करें यानी पूरी संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं आएंगी। पूरा, भाई जिस प्रकार से पूर्णांक नाम ही है मतलब पूरा अंक, इसको हम पूरा अंक नहीं कह सकते हैं, ये भिन्न के रूप में दिया गया है, पूरा नहीं है ये। लेकिन इसको पूर्णांक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे पूरा अंक दिया जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 8 10 25 30 26 28 34 38 कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो होगी किस रूप में? पूर्णांक के रूप में होगी, या नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं हम आपसे पूर्णांक की।
पूर्णांक। पूर्णांक को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पूर्णांक को भी हमने कितने दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को एक बांटा गया है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या है धनात्मक पूर्णांक। ध्यान देना दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को मैंने दो भागों में डिनोट किया है, एक है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या है धनात्मक पूर्णांक। ध्यान देना, समझिए यहाँ पे पूर्णांक ये पूरा है। पूर्णांक पूरा क्या है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ 1 + 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट, ये सारी की सारी क्या होंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी धनात्मक पूर्णांक। और यहीं से 0 से जब स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी क्या होंगी ऋणात्मक निगेटिव। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहीं पे धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक में +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वो होती हैं जिनमें ऋण की संख्याएं हो। पूर्णांक समझिएगा, पूर्णांक का ही अर्थ है पूरा अंक। बस थ्योरी से आपने उसको समझने का अपनी आइडिया को मतलब अपने एक आइडिया लगाया करो कि इसकी डेफिनेशन क्या बनी। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, तो पूरा अंक होना चाहिए। इसमें ये नहीं आएगी कि 3/2 दे दिया जाए या 4/6 कह दिया जाए ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक नहीं है, ये परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ध्यान देना, ये परमेय संख्याएं होंगी। अब इसी में एक पॉइंट और हम आपको बता दें कि इसी में भाई ये पूर्णांक है, इसी में अगर हम 0 को और सम्मिलित कर दें, धनात्मक वाले की बात कर रहे हैं, धनात्मक वाले में अगर हम 0 को और सम्मिलित कर दें तो ये बन जाता है हमारा पूर्ण संख्याएं। 0 को सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं किसको, पूर्ण संख्या के बारे में और प्राकृतिक संख्या सम विषम इनके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपकी प्राकृतिक। अब यहाँ से स्टार्ट होगी प्राकृतिक संख्याएं क्या है। ध्यान ना, पूरा चार्ट है, बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने आपको चार्ट बना के नहीं दिखा पाए। अब आपको हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान देना। प्राकृतिक दार्शनिक संख्याएं बता दी। दार्शनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक हो, केवल 9 तक। ध्यान देना, 0 से स्टार्ट हो और 9 तक होगी दार्शनिक संख्याएं। दार्शनिक को पूर्ण संख्या से मत जोड़ देना। जो दार्शनिक संख्याएं हैं जो हमारी, उसको दोस्तों पूर्ण संख्याओं से मत जोड़ देना, कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो अनंत तक होती हैं और दार्शनिक संख्याएं जो होती हैं वो 0 से 9 तक होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 संख्याएं होगी, 0 से स्टार्ट करें। तो इन्हीं 10 संख्याओं से विश्व की मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं केवल इन्हीं नंबरों से ही बनती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम दार्शनिक संख्याएं। तो दोस्तों बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इसकी परिभाषा देखिएगा, सब चीज़ लिख के ही हम नहीं बता पाएंगे, आपको हम थोड़ा मौखिक भी बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको गिनने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए प्रयुक्त किया जाए। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए जब हम कोई संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है हमारे 5, तो कहाँ से 1 2 3 4 5 ही तो हैं। ऐसा तो हम कभी नहीं करते कि 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4, कहाँ से स्टार्ट करते, 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं, सॉरी हम थ्योरी नहीं लिखा रहे, अब आपको सीधा हमने बता दिया, हम केवल इसका एग्जाम्पल ही बताएंगे। ऐसी संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त हों, ध्यान देना, ऐसी संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त हों उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ध्यान देना, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 7, या ऐसे ही पूछ सकता है 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, या आपको ऐसे भी लिख के दे दिया ऐसे भी लिख के दे दिए जाते हैं कि 9,999। 9,999 ये एक प्राकृतिक संख्या है। इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 9,999 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी हमारी? 10,000 दोस्तों। भाई एक बढ़ेगा तो 10,000 हो जाएगी। ठीक है, और छोटी भी पूछ सकता है तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपका। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? नाम जैसे कि लिखा हो पूर्ण संख्याएं, तो जो संख्या पूरा कर दे वो संख्याएं इसमें होंगी, जिस संख्याओं से हमारी सारी संख्याएं पूर्ण हो जाएं। ये जो प्राकृतिक संख्या दी गई हैं, इसी को अगर हम इसमें जीरो को ऐड कर दें, जीरो को हम ऐड कर दें तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। मतलब ये सारी की सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी जितनी भी हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होगी? केवल प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो होती है, न कि 1। सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या जीरो होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी को, इन्हीं को लेके चलना है मुझे। अब बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक है दोस्तों, सम संख्याओं को समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, या ऐसे कह सकते हैं जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या पूरे उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी की सारी क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित ना कर पाए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... इनफाइनाइट। एक चीज और ध्यान रखना, विषम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं होंगी। ध्यान देना, विषम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये ही संख्या मिलेंगी आपको। 1, 3, 5, 7, 9 इकाई के स्थान पर मिलेंगे। वो सारी की सारी संख्या हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? भाज्य मतलब संयुक्त या भाज्य संख्याएं। यही हमारा क्या है? संयुक्त या भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को ही दूसरा नाम दिया गया है संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होंगी देखते हैं दोस्तों। ऐसी संख्या जो 1 से कटे,
स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी तीसरी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती हैं। ध्यान देना, ऐसी संख्या जो एक से या स्वयं से, भाई एक से भी कट सकती है, स्वयं से भी कट सकती है, और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से और डिवाइड हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। देखिएगा, एक से कट जाएगा, इसके अलावा किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, छोड़ो इसको। दो, एक से कट जाएगा, कट जाएगा। दो से कट जाएगा, स्वयं से भी कट रहा है। इसके बाद किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसको भी, ये भी नहीं होगी। तीन, एक से कट रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तीन से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा किसी से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगी हमारी। अब कहाँ? चार, फिर छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद बारह, बारह के बाद चौदह, डॉट 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 अनंत। अब समझिएगा, हमने इसकी डेफिनेशन बताई, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या हमारी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम भाज्य संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, संयुक्त संख्याएं, अब ये चार दिया गया है, चार किससे कट रहा है? एक से कट जाएगा, मतलब एक से डिवाइड हो जाएगा डिवाइड, ठीक, एक से डिवाइड हो जाएगा। फिर एक से कट, स्वयं से डिवाइड हो रहा है, मतलब चार से डिवाइड हो जाएगा, चार से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किससे? दो से भी डिवाइड हो रहा है। तो कितनी भाई? एक से भी, मतलब एक से भी डिवाइड हो रहा है, स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा तीसरी अन्य संख्या जो दो से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारी संख्या कौन सी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं दोस्तों, ध्यान देना, यहीं से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। जब आपको नंबर सिस्टम को और थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे। अभी पहला ही लेक्चर है, स्टार्टिंग है, बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्ट किया। अब नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से किसी भी कंपटीशन में देखना, कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही बनते हैं। पेपर उठा के देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो उसका नाम क्या है UP टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो C-टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब 6 की बात करें, वही 6 दिया गया है, 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, और स्वयं 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 3 संख्याओं से ही डिवाइड, मतलब एक से, स्वयं से, इसके अलावा और भी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या हमारी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। दोस्तों ध्यान देना, रूढ़ संख्याएं काफ़ी, मतलब क्वेश्चन अब आपसे ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रूढ़ संख्या कौन सी है। अब जब तक हम इसका नाम नहीं जान पाएंगे ये संख्या क्या है, उससे पहले कुछ नहीं। अभाज्य संख्याओं को ही हम दोस्तों रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य संख्याओं को किस संख्या के नाम से भी जानते हैं? अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड हो या स्वयं से, या एक से डिवाइड होगी या स्वयं से, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्याएं क्या होंगी? हमारी रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? हमारी रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि समझिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ तक हमारी हो गई। ध्यान देना, एक पॉइंट हम आपको बता दें, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ध्यान देना,
एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ध्यान देना, यहाँ से एक कुछ क्वेश्चनों को और हम बता दें आपको। यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, जो कंपटीशन में रख दिए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दो जो है जी हमारी सम अभाज्य संख्या है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या सम भी है और अभाज्य भी है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सम अभाज्य, दो को देखेंगे, दो को देखते हुए, दो को जैसे ही हम दो को देखेंगे तुरंत कहेंगे अरे ये तो भाज्य संख्या है, यार ये तो सम संख्या है, ये अभाज्य कैसे हो जाएगी, क्योंकि यह एक सम अभाज्य संख्या है। सम भी है, ध्यान देना, सम भी है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सम अभाज्य संख्या है। तो सम और अभाज्य दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है दोस्तों, सम और अभाज्य दोनों ऐसी संख्याएं हैं, वो सॉरी दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और एक नोट करके देखते हैं, एक ना तो सम है, वो सॉरी एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में और थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सहअभाज्य संख्या और जुड़वा संख्याएं, दो संख्याएं और होती हैं, कौन कौन सी, सहअभाज्य संख्याएं और जुड़वा संख्याएं। टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, अभी इसकी विभाजकता के नियम भी लिखाने हैं, फिर इसके क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन इतने बनेंगे। संख्या पद्धति एक चैप्टर, छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आता है, ऐसी बात नहीं, बस समझने का थोड़ा प्रयत्न किया करो। और ऐसी बात नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति और प्रतिशत। दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे काफी कुछ निर्भर है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं, इसके बारे में क्या बात करते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, निम्नलिखित में से, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसी संख्याएं, ध्यान देना, ऐसी संख्याएं, ध्यान देना इसको, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 और 5, अगर 3 और 5 का अगर हम एलसीएम HCF लेंगे, HCF निकालेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से 6 और 7, 6 और 7 का भी अगर हम HCF निकालें तो इसका भी 1 ही आएगा। और 11 और 13 इन दोनों का भी अगर हम HCF निकालें तो कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा। और 17 और 19 इनका भी अगर हम HCF निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कि 29, 31, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से बहुत सी ऐसी संख्याएं जो क्या होंगी, हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं जुड़वा संख्याएं। जुड़वा संख्या जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी बात है, जुड़वा, भाई जो दो जोड़े में होना चाहिए। जुड़वा संख्याएं, जिन दो अभाज्य संख्याओं, इसकी डेफिनेशन, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना जुड़वा है, जुड़वा की बात चल रही है, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों मतलब जिन, भाई जुड़वा संख्याओं की बात चल रही, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, जुड़वा की बात करें, जुड़वा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3, 3 से 5, भाई 3 से 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 से 7 कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 11 से 13 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 17 से 19 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 29 से 31 कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है। और इससे बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। ध्यान देना दोस्तों कि जितनी भी जुड़वा संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी क्या संख्याएं होंगी, वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जितनी जुड़वा संख्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी सहअभाज्य संख्याएं तो होंगी,
लेकिन जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वो कभी जुड़वा संख्याएं नहीं हो सकती हैं। दोनों को समझिए, जो जुड़वा संख्याएं हमारी हैं वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वो किसी भी कीमत पर जुड़वा संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिएगा 6 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना निकलेगा? 1। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या तो हो जाएगी, लेकिन 6 और 7 में क्या अंतर डिफरेंस धोखा है? नहीं है। तो इसलिए हमारी ये जुड़वा संख्या नहीं हो सकती है। और इधर देखिए आप कि 3 और 5 का निकालेंगे HCF तो 1 आएगा। 5 7 का SCF निकालेंगे तब भी 1 आएगा। 11 13 का SCF निकालेंगे उस समय भी 1 आएगा। 17 और 19 का भी SCF निकालेंगे उस समय भी 1 आएगा। 29 31 का भी SCF निकालेंगे उस समय भी SCF कितना? 1 आएगा। तो मतलब जिसका HCF 1 आए तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एजुकेशन जो ग्रुप हैं उनके साथ साझा करें, उन्हें शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में से और अच्छे क्वेश्चनों को लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों क्या है, राधे राधे, नमस्कार।